प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारे से वीडियो सेशन के अंतर्गत हम कक्षा 11वीं गणित की शुरुआत करने वाले हैं। आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा जो नवबोध प्रकाशन के गणित की बुक चलाई जाती है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलने वाला है आपको। और आप अब कक्षा 10वीं को पास करके कक्षा 11वीं में आ चुके हैं और आपका इंटरेस्ट मैथ के प्रति है, तो देखिए पिछले साल ही मैथ का जो सिलेबस है वह काफी कुछ बदल गया है। पहले की जो बुक हुआ करती थी मैथ की कक्षा 11वीं की, वो कुछ इस प्रकार से रामायण इतनी मोटी होती थी, लेकिन अब की ये जो बुक है ना, एक चौथाई के लगभग एक चौथाई से थोड़ा सा ज्यादा होगी, यानी कि लगभग एक चौथाई के बराबर है। होता क्या था कि बच्चा कक्षा 10वीं में इस बुक को पढ़ करके आया है और ये बुक की मोटाई आप देख लेते हैं कि इतनी है। अब डायरेक्ट से जब कक्षा 11वीं में बच्चा आता है, आप जब कक्षा 11वीं में आते हो तो इतनी मोटी बुक देख करके आप पहले तो साइकोलॉजिकल ही आप प्रभावित हो जाते हो बुक को देख करके। हालांकि कंटेंट इसमें कम नहीं है, कंटेंट पूरा का पूरा इसमें है, कुछ प्रश्नावलियां, कुछ उदाहरण इत्यादि इसमें से क्या हुआ है, हटाया गया है। बाकी सारे चैप्टर्स इसमें मिलेंगे, लेकिन वो जो मोटी वाली बुक थी ये बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती थी। तो अब ये मस्त तरीके से नए सिलेबस पर आधारित जो बुक है नवबोध प्रकाशन की, इसी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम इसी नए सिलेबस पर आधारित नवबोध प्रकाशन की बुक का जो चैप्टर नंबर 1 यानी कि समुच्चय है, इस समुच्चय का जो प्रश्नावली 1.1 है, उसके सभी सवालों को एकदम बेसिक के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम कक्षा 11वीं मैथ्स की बात करें तो कक्षा 11वीं मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, कक्षा 11वीं मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम कहते हैं सेट्स। क्या कहते हैं? सेट्स, जिसकी हिंदी होती है समुच्चय। जिसकी हिंदी क्या होती है? जिसकी हिंदी होती है समुच्चय का। अब ये जो आपका समुच्चय है, सबसे पहले तो हम इस सेट को क्या करेंगे? इस सेट को करेंगे परिभाषित। इस सेट को हम क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। देखिए, हर कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको डिलीवर किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का इस टॉपिक के अंतर्गत कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। वहां आप जो भी आपका कंफ्यूजन रहता है उसका फोटो खींच करके आप भेजेंगे तो वहां पर आपका सलूशन दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ये सारी चीजें ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको होता रहेगा इससे। तो सबसे पहले हम सेट को क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। सेट को क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। सेट को परिभाषित करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस समुच्चय को लिखने की विधियां क्या होती हैं, समुच्चय को लिखने की विधियां क्या होती हैं, इन चीजों को भी बताया जाएगा। उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि ये जो सेट्स है, ये सेट्स का प्रकार क्या होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। और अंतिम में आप इस सेट पर क्या पढ़ेंगे? संक्रियाएं पढ़ेंगे। सेट पर क्या पढ़ेंगे? संक्रियाएं पढ़ेंगे। सेट की संक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से समुच्चय का जो फ्लो है वह आपको मिलेगा। समुच्चय पूरी तरह से संख्याओं पर आधारित है, तो संख्याओं के बारे में भी कुछ ना कुछ आपको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की, अगर हम बात करते हैं किसकी? प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या को किससे निरूपित करते हैं? प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको हम किससे निरूपित करते हैं? n से निरूपित करते हैं। तो जहां कहीं भी n दिखा मिले आपको, तो वहां आप क्या समझोगे कि यह क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और हम बात करें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर के प्लस के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आपकी हो गई पहली बात।
अगर हम बात करते हैं दूसरी बात, तो दूसरे में आती है आपकी कौन सी संख्या? दूसरे में आती है आपकी पूर्ण संख्या। दूसरे में क्या आती है? आपकी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की जो अंग्रेजी होती है वह होती है होल नंबर। तो होल नंबर का जो आपका फर्स्ट लेटर है W, तो इसे W से, कैपिटल W से डिनोट किया जाता है पूर्ण संख्या को। अब अगर हम बात करें कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 से लेकर के सभी धनात्मक संख्याएं, 0 से लेकर के सभी अनंत तक की धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। दोनों में n और w दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से यहां तक की सभी संख्याएं, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो सारी संख्याएं हैं, ये तो आपकी नेचुरल नंबर है। यानी कि पूर्ण संख्याओं में छुपी हुई है कौन सी? नेचुरल नंबर। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं है? बताइए, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना भी ले लो, चाहे करोड़ ले लो, चाहे अरब ले लो, कितना भी ले लो, लेकिन सभी की सभी प्राकृतिक संख्याओं में आएंगी। और ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं में भी हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं बताओ पूर्ण संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इस बात को आप नोट पॉइंट में याद रखिएगा। इस पॉइंट को आप नोट पॉइंट में क्या कर लीजिएगा? नोट पॉइंट डाल करके क्या कर लीजिएगा? इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। अब अगला आता है तीसरे नंबर की। अगर हम बात करें तो तीसरा नंबर आता है आपका पूर्णांक। तीसरा नंबर पे आपका क्या आता है? पूर्णांक, जिसकी अंग्रेजी होती है इंटीजर। पूर्णांक की अंग्रेजी क्या होती है? इंटीजर। लेकिन इसे इंटीजर का आई नहीं लिया जाता यहां पे, बल्कि इसको किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। यानी कि जहां कहीं भी आपका जेड दिखा मिलेगा, उसको आप क्या समझोगे? पूर्णांक संख्या समझोगे। अब ये बात आती है कि सर प्राकृतिक संख्या n से नेचुरल नंबर शुरू होता था तो n से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या का होल नंबर का होल जो था W था, वो W से शुरू होता था तो इसको W से डिनोट करते हैं। लेकिन सर पूर्णांक को तो इंटीजर कहते हैं, तो इंटीजर तो I से शुरू होता है तो इसको जेड से क्यों डिनोट करते हैं? इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे एक कहानी है, एक वर्ड है, जर्मन शब्द है एक आपका ZAHLEN। ये जो आपका जर्मन शब्द है ना, इस जर्मन शब्द का अर्थ, हिंदी अर्थ होता है नंबर्स। इन जर्मन शब्द का अर्थ क्या होता है? नंबर्स, यानी कि संख्याएं। नंबर्स यानी कि संख्याएं। तो इस जर्मन शब्द का जो जेड है ना, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसको? पूर्णांक संख्याओं में। इसका आई क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि आई के लिए ये देखिए एक मानक पद्धति है, यानी कि मानने वाली चीजें हैं। जैसे W, पूर्ण संख्या को हमने W मान लिया, तो ये एक वैश्विक स्तर पर मानक पद्धति है। तो आई जो था ना, इसके पहले ही आई का उपयोग हम कहीं और करते थे, जैसे कि इमेजिनरी नंबर इत्यादि में, तो इसलिए इसका आई नहीं लिया जाता है, इसको जेड से लिया जाता है, जो कि ये आपका कौन सा शब्द है? ये आपका एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है नंबर्स। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं पूर्णांक की, कि पूर्णांक कौन होता है, तो माइनस के अनंत से लेकर के जितना भी माइनस का 2, माइनस का 1 और ये 0 के सहित और प्लस के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। अभी इसके अर्थ से ही समझो नंबर्स। तो नंबर्स यानी कि संख्याओं में तो सभी संख्याएं हैं ना, माइनस की भी सारी संख्याएं संख्या ही कहते हैं, प्लस की भी सारी संख्याएं संख्या ही होती हैं। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम कहते हैं पूर्णांक से प्रदर्शित, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। यानी कहीं भी अगर आपका कहीं भी जेड लिखा मिल जाएगा तो आप तुरंत समझ लोगे कि सारी संख्याएं माइनस की भी हैं, सारी संख्याएं प्लस की भी हैं और 0 को भी इसमें लेकर के चल रहा है। अब अगला आता है चौथा नंबर, जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जिसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं? परिमेय संख्या को डिनोट करते हैं हम किससे? क्यू से। परिमेय संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। अब इसके पीछे की भी कहानी है।
परिमेय संख्या को Q से डिनोट करते हैं, इसके पीछे की भी एक क्या है कहानी है। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या की जो अंग्रेजी होती है वह क्या होती है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो R से स्टार्ट होता है, तो इसको Q से क्यों डिनोट करते हैं, इसको Q से क्यों डिनोट किया जाता है, तो इसके पीछे की जो कहानी है, तो आपने देखा क्यूटेंट, ये Q फार क्या होता है, क्यूटेंट। क्यूटेंट क्या 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 चीज होता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी भाग की, तो यहां अगर हम 10 का भाग 2 से दे रहे हैं तो यहां पे 5 आता है और यहां पे क्या आता है, 0 0। तो ये 0 0 क्या है, ये 0 0 तो रिमाइंडर हो गया। और ये जो 5 है ना, ये 5, इसको हम कहते हैं क्यूटेंट, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्यूटेंट है और ये क्यूटेंट का मतलब होता है भाग फल। क्यूटेंट का मतलब क्या होता है, भागफल, यानी भाग का परिणाम, भाग का परिणाम। इसका मतलब क्या होता है, भाग का परिणाम, भाग का परिणाम। तो इसका क्यूटेंट का मतलब होता है भागफल, भागफल का मतलब होता है भाग का परिणाम। अब जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। यानी कि अगर कोई संख्या अगर जैसे 5 है तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 5 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जिसको बटे के रूप में लिखा जा सके, सिंपल सी भाषा में, वही आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, वही आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये 5 बटे 1 भाग से जुड़ा हुआ है। भाग, जब भाग होगा तो भाग का परिणाम भी मिलेगा। तो इसलिए इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम Q से डिनोट करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। अब इसका रेशनल नंबर का R क्यों नहीं उपयोग में लिया जाता, रेशनल नंबर का R उपयोग में क्यों नहीं आता इसके साथ, क्योंकि एक और आपके, अगर हम 5वें क्रम में बात करें तो 5वें क्रम में आपकी होती है वास्तविक संख्या। 5वें क्रम में कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो जब रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसको भी कैपिटल R से डिनोट कर देंगे तो दिक्कत जाएगी ना। तो वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या देखिए क्या होती है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं वास्तविक संख्याएं कौन होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए 2 चीजें होती हैं। एक आपकी होती है परिमेय संख्या, दूसरी आपकी होती है अपरिमेय संख्या। जिसे P बटे Q यानी भाग के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप बताओ कि सर ऐसी कौन सी संख्या है जिसे भाग के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर आपने बताया कि 5, तो 5 को हमने 5 बटे 1 लिख दिया। आपने बताया 10, तो 10 को हमने 10 बटे 1 लिख दिया। या कोई भी और भी संख्या ले लें जैसे 1 बटे 2, तो इसका भी एक निश्चित परिणाम आ जाएगा, आएगा ना। यानी इस भाग का जो परिणाम है वह एग्जैक्ट हमको मिलना चाहिए। अगर भाग का परिणाम हमको एग्जैक्ट मिल रहा है तो वह कौन सी संख्या है, वह आपका रेशनल नंबर यानी कि आपकी परिमेय संख्या है। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे भाग के रूप में न लिखा जाए। कौन सी ऐसी संख्या है सर, कोई भी संख्या है 1 बटे 1 लगा देंगे तो भाग के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी कौन संख्या है सर, तो अगर हम बात करते हैं √3 की, तो √3 को हम क्या बटे के रूप में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। √3 बटे 1 कर दो, है ना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू को जब हम हल करते हैं तो इसका मान 1.732 और इत्यादि समथिंग समथिंग आगे चलता जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता, यानी इसकी फिक्स वैल्यू नहीं आती। तो इसको आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते। अगर आप √2 की बात करें तो √2 का मान होता है 1.414 इत्यादि आगे की तरफ इसी प्रकार से क्या करता है, चलता जाता है। तो इसका भी अंत नहीं है, तो इसको भी आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते। अगर हम बात करते हैं √5 की, तो √5 की जो वैल्यू होती है, √5 की जो वैल्यू होती है वह होती है 2.326 इत्यादि आगे की तरफ क्या होती जाती है, चलती जाती है। तो √5 को भी आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो जिसे बटे के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या, जिसे बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या, और सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को मिला करके बनती है वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे बटे के रूप में भी लिखा जा सके और जिसे बटे के रूप में ना लिखा जा सके, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने यहां पर एक छोटा सा इंट्रो किसका दिया, संख्याओं का दिया। एक छोटा सा इंट्रो यहां पे हमने दिया संख्याओं का। बच्चों अभी आपने संख्याओं के बारे में जो कुछ
भी समझा, सीखा और देखा। हो सकता है वे सारी चीजें आपको बहुत पहले से पता हो और हो सकता है पहले से पता नहीं रही हो तो अभी आपने सीख लिया, क्योंकि अब हम जो सेट पढ़ेंगे ना, इसमें ये सारी संख्याओं का और सारे सिंबल्स का उपयोग बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने संख्याओं के बारे में सबसे पहले आपको बताया। अगर यहां की चीजें, अगर अब तक की बताई गई सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो आप इस क्लास के कमेंट सेशन में जाकर के अपना नाम और अपने जिले का नाम दोनों आप टाइप करेंगे, ताकि हमें यह पता चल सके कि कौन बच्चा कहां से हमारी इस वीडियो को क्या कर रहा है, देख रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब सेट की। सेट्स आप अपने दैनिक जीवन में बहुत बार सुने होंगे। जैसे महिलाएं जो हैं अपने गहने वहने जहां रखती हैं वो कहती हैं कि ये फला गहने का सेट है, ये चूड़ी सेट है, तो ये क्या है। मतलब सेट का मतलब यानी कि वहां से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा ये लगता होगा कि चीजों को व्यवस्थित करना है। क्या करना है? चीजों को व्यवस्थित करना है। यानी अगर व्यवस्थित चीजें रखी गई हैं तो वह आपका क्या कहता है, कहलाता है सेट। आपने बहुत सुना होगा डिनर सेट। तो डिनर सेट क्या है? खाने के जो भी बर्तन होते हैं उनका समूह क्या कहलाता है? डिनर सेट कहलाता है। अब उसी प्रकार से यहां पर अगर हम समुच्चय का मतलब समझाएं तो समुच्चय का मतलब अगर हम गणित की भाषा में देखें समुच्चय का मतलब, तो एक बात आती है यहां पर। तो आपका आता है अस्पष्ट और दूसरा आपका आता है अस्पष्ट और दूसरा आता है आपका निश्चित। दूसरा आपका क्या आता है? निश्चित। अस्पष्ट और निश्चित। अस्पष्ट और निश्चित, एक लाइन में बस सेट की परिभाषा याद रखिएगा। अस्पष्ट और निश्चित चीजों का, अस्पष्ट और निश्चित चीजों के समूह को हम क्या कहते हैं? चीजों के समूह को हम क्या कहते हैं? चीजों के समूह को हम सेट्स कहते हैं, यानी कि समुच्चय कहते हैं। अब यहां पर दो बातें हैं, अस्पष्ट और निश्चित। अब जैसे हमने डिनर सेट की बात की तो आपके मन में यह अस्पष्ट है कि यह डिनर का मतलब खाने के लिए चीजें हैं, तो खाने वाली जो वस्तुएं हैं उन्हीं का कुछ ना कुछ क्या होगा? समूह होगा। और यह बात निश्चित है कि यह एक बर्तन है। तो यहां पर अस्पष्ट और निश्चित का मतलब और अच्छे से आप अगर समझो तो थोड़ा सा मैं ये कहूं कि बाघ जंगल का सबसे खतरनाक जानवर है। तो अब बताइए क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? देखिए, हो सकता है कि आप बाघ से बहुत ज्यादा डरते हो, लेकिन मैं बाघ से नहीं डरता, मैं तो हाथी से डरता हूं। तो हाथी हमारे लिए खतरनाक है और बाघ आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि आप बाघ से डरते हो और मैं बाघ से नहीं डरता, हाथी से डरता हूं। तो चीजें स्पष्ट हो रही हैं क्या इसमें? भाई बाघ निश्चित सबके लिए निश्चित नहीं है, सबके लिए यह निश्चित नहीं है, सबके लिए निश्चित नहीं है कि बाघ सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। अगर हम कहें कि सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी सचिन एक सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर है, तो आप इसको क्या कहोगे? क्या यह बात निश्चित है? भाई हो सकता है कि सचिन सबके लिए तो लोकप्रिय नहीं हो सकता। कोई आप जो हैं आप किसी और को अपना लोकप्रिय समझते हैं, मैं जो हूं मैं किसी और को अपना लोकप्रिय समझते हैं। तो सचिन लोकप्रिय है ये तो बात सही है, लेकिन सबके लिए यह क्या समान है? क्या नहीं है, सबके लिए निश्चित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय होने का जो एकमात्र शर्त है वह इन दोनों बातों पर निर्भर करता है कि चीजें स्पष्ट हो और निश्चित हो, सभी के लिए निश्चित हो, सभी के लिए निश्चित हो, किसी भी प्रकार की अनिश्चितता न हो। अगर हम बात करते हैं, जैसे एक संख्या मैं लिख देता हूं 2, तो इस 2 को अमेरिका भी 2 कहेगा, भारत के भी लोग 2 कहेंगे, स्पेन, जापान, जितने भी देश हैं सारे के सारे लोग इसको क्या कहेंगे? 2 ही कहेंगे। सबके लिए यह क्या है? समान है। लेकिन अगर हम कहें कि जंगल का सबसे खतरनाक जानवर भेड़िया है, तो क्या जंगल का सबसे खतरनाक जानवर भेड़िया है क्या? जंगल छोड़ दे, अगर हम कहें सबसे खतरनाक जानवर भेड़िया है, तो सबसे खतरनाक जानवर भेड़िया है क्या? नहीं। हो सकता है आपके लिए भेड़िया खतरनाक हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है, तो नहीं है। लेकिन 2 क्या मेरे लिए 2 है तो आपके लिए 2 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, मेरे लिए भी 2 है, आपके लिए भी 2 है। तो समुच्चय
सबके लिए क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और निश्चित और स्पष्ट चीजें होनी चाहिए, तभी उसके समुच्चय समूह को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, अदरवाइज हम सेट नहीं कहेंगे। अभी जो आपकी प्रश्नावली 1.1 आएगी उसमें इसी चीजों को पे ज्यादा प्रश्न होंगे कि ये समुच्चय है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप समुच्चय के जो परिभाषा है, समुच्चय की परिभाषा को आप समझ लेंगे, याद रखेंगे। अब समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, समुच्चय को हम सबसे पहली चीज कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम समुच्चय ए में इसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किए और इसको पढ़ेंगे समुच्चय ए, और इसे हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर इसके चीजों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जो चीजों का समूह है ना, उस चीजों के समूह को मझले ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, तब इसको पढ़ते हैं हम समुच्चय ए। तो जैसे अगर हम समुच्चय में बात करें कि जो है 1 है, 2 है और 3 है, तो ये आपका 1 2 3 जो है एक सेट है, जिस सेट को हम किससे निरूपित करते हैं, ए से निरूपित करते हैं। अब ये जो आपका 1 2 3 है ना, इसे हम कहते हैं एलिमेंट यानी कि अवयव। इसको हम क्या कहते हैं, अवयव यानी कि एलिमेंट। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, जैसे एक समुच्चय ए का अवयव है, इसको हमें बताना है, तो गणित की भाषा में हम कैसे बताएंगे। आप जान रहे हैं कि एक जो है समुच्चय ए में है, इसलिए समुच्चय ए का अवयव 1 है। 2 समुच्चय ए में है, इसलिए 2 समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। अब इसको गणित की भाषा में हमें दर्शाना है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, एक इस प्रकार का निशान बना दें, इस प्रकार का निशान बना दें और इसको लिख दें ए, तो इसको हम पढ़ेंगे 1 is belongs to, इसको हम कहते हैं, ये जो चिन्ह है ना, इसको पढ़ते हैं belongs to। 1 is belongs to A, समुच्चय ए, इसको पढ़ेंगे A1 belongs to A, उल्टा पढ़ते हैं ना, 1 belongs to A, A belongs to 1 नहीं पढ़ेंगे, 1 belongs to A। अगर इसको हम लिखें A और ये belongs to का चिन्ह बनाए और ये 2 बना दें, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 belongs to A, उल्टा पढ़ते हैं ना, 2 belongs to A। अगर इसको हम लिखें A फिर belongs to फिर 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 belongs to A, यानी कि ये जो चिन्ह है उसको हम क्या पढ़ेंगे, belongs to। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें कि A इस प्रकार से चिन्ह लगाएं और ऐसे काट दें और 4, अब यहां पे देखिए 4 क्या समुच्चय ए में है क्या, नहीं है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि 4 does not belongs to A। इस प्रकार से आप इस समुच्चय के अवयवों को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब दूसरी परिभाषा आपने समझ गया, समुच्चय का आपने देख लिया कि समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब समुच्चय जो लिखने की विधियां हैं, समुच्चय लिखने की विधियां जो हैं, सबसे पहले आपकी कौन सी विधि है, सबसे पहले आपकी विधि है रोस्टर विधि। सबसे पहले विधि कौन आती है, रोस्टर विधि। सबसे पहली विधि कौन आती है आपकी, रोस्टर विधि। अब रोस्टर विधि में क्या होता है, रोस्टर विधि में क्या होता है, रोस्टर विधि जिसे हम, रोस्टर की हिंदी होती है सूची, तो इसे हम सूची विधि भी कहते हैं ना, सूची विधि। तो सूची विधि में क्या होता है कि जैसे ये आपका जो लिखा हुआ है समुच्चय ए के जो अवयव हैं कौन कौन से, 1 2 3 4, इस प्रकार से मान लेते हैं, तो इस प्रकार से जो लिखा जाएगा इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर विधि कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर विधि कहते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को एक और विधि से हम लिख सकते हैं, जिस विधि को हम क्या कहेंगे, जिस विधि को हम कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि। जिस विधि को हम क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण विधि। अब ये जो समुच्चय निर्माण विधि है क्या है, इसी चीजों को हमें एक और भाषा में क्या करना है, लिखना है। उसको हम कैसे लिखेंगे, ए और ये हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे x such that x इस समुच्चय का क्या है, अवयव है ना, यानी x is belongs to A, ठीक। तो x such that x एक ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, जहां प्राकृतिक संख्या है जहां x इज, ये क्या है, 5 से छोटा है,
तो x इज स्मॉल देन 5, यानी 5 से छोटा x एक प्राकृतिक संख्या है। तो 5 से छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इस चीज को अगर आपको, इसी चीज को अगर एक और भाषा में लिखना है तो इसे हम कहेंगे सबसे पहली बात समुच्चय निर्माण विधि। और इस समुच्चय निर्माण विधि से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x सच दैट, इसको हम क्या पढ़ते हैं? x सच दैट x। तो x सच दैट x यानी x जो है एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है जो कि 5 से कम, यानी x एक 5 से कम प्राकृतिक संख्या है, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। x जो है क्या है? 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होगा वह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। तो समुच्चय ए हो जाएगा इस प्रकार से। तो समुच्चय लिखने की जो विधियां हैं, 2 प्रकार की विधियां हैं। रोस्टर विधि है जिसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर इसमें हम एक चीज और ऐड कर दें, जैसे अगर हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में, ये तो समझ गए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा लिखा हो तो इससे रोस्टर आप कैसे बनाएंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये तो बता दिया कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, जहां पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दे और आपसे कह दे कि जहां x, इसको जहां भी हटा दे और इसमें आपको थोड़ा सा ऐड कर दे, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, जहां x एक सम प्राकृतिक संख्या है जहां x इज स्मॉल देन r इक्वल टू 10, स्मॉल देन r इक्वल टू 10। ऐसा अगर लिख दे तो इसको रोस्टर में आप कैसे बनाएंगे? रोस्टर में आप इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? x एक सम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि आपको प्राकृतिक संख्या तो लेनी है लेकिन केवल सम प्राकृतिक संख्या ही लेनी है, विषम प्राकृतिक संख्या नहीं लेनी। तो एक क्या सम प्राकृतिक संख्या है? क्या सम नहीं है, विषम है। 2 है सम, 3 नहीं है तो 3 नहीं है, 4 है तो 4 हो जाएगा। 5 कहां से होगा? 5 तो विषम हो जाएगा। 6 होगा, फिर कौन सा होगा? 8 होगा। अब आती है बात 10, तो 10 से छोटा या बराबर ये कह रहा है ना, तो 10 से छोटा या बराबर, तो 10 को लेना है कि नहीं? अगर नीचे आ गई ये पाई तो इस चीज को लेना है, नीचे पाई नहीं आई तो नहीं लेना है, तो 10 को भी लेना है। तो 10 से छोटी या बराबर एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसको हमने क्या कर लिया? रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो समुच्चय को लिखने की जो विधियां हैं वह इस तरह से 2 प्रकार की होती हैं, एक रोस्टर विधि जिसे सूची विधि भी कहते हैं, और दूसरा आपका होता है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से आप लिखने की विधियों को समझ सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं समुच्चय के प्रकार की, तो समुच्चय ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जहां जहां जो जरूरत आएगा चैप्टर के हिसाब से जो फ्लो चलेगा उसे मैं आगे चल करके बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जैसे अगर कोई समुच्चय इस प्रकार से है, समुच्चय ए जिसमें कोई अवयव नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। और कोई अवयव ऐसा है जिसमें आपका क्या है? 1 2 3 इस प्रकार से अवयव हैं, तो इसको गिना जा सकता है। इसके अवयवों को क्या किया जाता है? क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। तो इसको गिना जा सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीमित समुच्चय। इसको क्या कहते हैं? सीमित समुच्चय। एक समुच्चय ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 डॉट 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 करके दे दे और ये चीजें कहां तक चली जाए? अनंत तक चली जाए। तो इस समुच्चय के अवयवों को नहीं गिना जा सकता, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। अगर आप बोलो कि 1 लाख सबसे बड़ी संख्या है तो मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा तो वह उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या आप दुनिया की उठा लो जो सबसे बड़ी हो, उसमें 1 जोड़ दो तो उससे भी बड़ी संख्या मिल जाएगी। संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं असीमित समुच्चय। इसको हम क्या कहते हैं? असीमित समुच्चय। अगर 2 समुच्चय के अवयवों की संख्या समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय। उसे हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय। तो इस प्रकार से जब कभी भी समुच्चय का प्रकार का जो भी कुछ आएगा तो वहां पर मैं इस चीज को समझा दूंगा। फिलहाल इसमें बहुत कुछ रखा नहीं। तो प्रकार आपने समझ लिया। अब आती है बात संक्रियाओं की। किसकी बात आती है? समुच्चय पर संक्रियाएं। तो जो आपकी संक्रियाएं होती हैं ना, संक्रियाएं
संक्रियाएं। तो जो समुच्चय की संक्रियाएं होती हैं उसमें दो मुख्य है, जिसमें पहला आपका क्या है, पहला आपका है यूनियन, यानी यूनियन को हम क्या कहते हैं, सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि जिसे हम कहते हैं यूनियन, यानी कि सम्मिलन। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम जैसे दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं और इसको लिखते हैं और इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी पढ़ेंगे। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए के भी सभी अवयव और बी के भी सभी अवयव। जैसे अगर हम कहें कि समुच्चय ए में दो अवयव हैं, 1 और 2, और समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, 2 और 3 और 4, तो अगर इसका ए यूनियन बी निकालो तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के भी सभी अवयव, बी के भी सभी अवयव, बस दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो 1 हो जाएगा, 2 तो दोहराया जाएगा, यहां पे 2 को एक बार लिखेंगे, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस इतना। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। दूसरा आपका आता है इंटरसेक्शन। दूसरा आपका क्या आता है, इंटरसेक्शन, जिसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ। दूसरा आपका, एक बार फ्रेम चेक कर लूं जरा, तो दूसरा आपका आता है इंटरसेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। तो इंटरसेक्शन को हम ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन को पलट दें, यानी इसको यू को पलट दें, तो ये आपका क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें, यहां पर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें इसी समुच्चय का, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में केवल 2 ही कॉमन है, तो इसका मान केवल और केवल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। यू क्या है, एक आपका होता है यू, जिसे हम कहते हैं सर्वात्रिक समुच्चय। सर्वात्रिक समुच्चय, जैसे 2-4 समुच्चय दिए होंगे और एक आपका बड़ा सा समुच्चय दिया होगा यू, तो जो 2-4 समुच्चय दिए हैं उनके सभी के सभी अवयव इसमें क्या होंगे, विद्यमान होंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्वात्रिक समुच्चय। संक्रियाओं की जब बात आई है तो यहां पर एक और आता है, जैसे जिसे हम कहते हैं ए डैश। हमने बताया सर्वात्रिक समुच्चय कि जिसमें 2-4 समुच्चय दिए होंगे, एक बड़ा सा समुच्चय होगा जिसमें कई सारे अवयव होंगे, जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार से होंगे। एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1, और एक समुच्चय है बी जिसके अवयव कितने हैं, 2, और एक समुच्चय है सी जिसके अवयव कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी का सर्वात्रिक समुच्चय कौन सा है, यू है। तो एक संक्रिया इसमें आती है ए डैश, एक संक्रिया क्या आती है आपकी, ए डैश। ठीक है, और ए डैश का मतलब क्या होता है कि सर्वात्रिक समुच्चय का ऐसा अवयव जो ए में ना हो, तो वह क्या कहलाता है, ए डैश। तो ए डैश की बात अगर इसके हिसाब से अगर ए डैश निकालते हैं तो हमने क्या बताया कि सर्वात्रिक समुच्चय का वे सभी अवयव जो ए में ना हो, तो ए का मतलब क्या है, 1 है, तो बाकी के 2-3 क्या हो जाएंगे, ए डैश हो जाएंगे। तो ये 2 और 3 क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। एक आता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए के ऐसे अवयव जो बी में ना हो, ए के ऐसे अवयव जो बी में ना हो। तो एक और अगर इसमें इस उदाहरण के द्वारा मैं अगर a माइनस बी आपको बताऊं, तो यहां पर देखिए a के ऐसे अवयव जो b में ना हो, तो a के ऐसे अवयव जो b में ना हो, 2 तो b में है, तो 2 होगा नहीं, केवल केवल क्या है, 1 है। तो इतना मतलब आप फिलहाल मोटा मोटी समझ लीजिए। अब आइए आपकी प्रश्नावली 1.1 की करते हैं शुरुआत, और 1.1 के सभी सवालों को बताते हैं। इतने बेसिक्स को आप लोग याद रखिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए कि क्या ये सारी चीजें समुच्चय के बारे में जो कुछ भी बताई गई वे आपको समझ में आई कि नहीं। अगर चीजें ऊपर से गई हों तो एक बार वीडियो को आप और देखेंगे, फिर भी अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे। देखिए, गणित को छोड़कर अगर आप भागोगे तो वह आपको उसी रफ्तार में क्या करेगा, पीछे की तरफ दौड़ाएगा। लेकिन अगर पेशेंस के साथ पेशेंस बनाकर बार बार प्रयास करते रहोगे तो निश्चित तौर पर गणित के आप मास्टर हो जाओगे। तो यहां से चीजें जितनी भी समझाई गई, अगर आपको
बेहतरीन ढंग से समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को यहां तक पुश करके और देखें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो पेशेंस बनाए रहें। आगे अगर मेरी वीडियो लगातार आप देखते रहते हो तो समुच्चय इतना आसान चैप्टर है ना, इतना आसान चैप्टर है ना कि कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके 1.1 के प्रश्नावली के सवालों को बताते हैं। तो अब आपके प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न है, जैसे जो आपकी यहां पर हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की, तो प्रश्नावली जो 1.1 है उसके सभी सवालों को आइए हम ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले सवाल की, तो जो पहला सवाल है ना, कहता है कि तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए समुच्चय है कि नहीं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि चूंकि कोई लेखक किसी एक व्यक्ति के लिए प्रतिभाशाली हो सकता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वह प्रतिभाशाली नहीं भी हो सकता है, इस कारण यह समुच्चय नहीं है, यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो लेखक हमारे लिए हो सकता है लोकप्रिय हो तो आपके लिए लोकप्रिय होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अब कक्षा के सभी बालकों को आप संग्रहित कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सभी के लिए समान ही होगा, जैसे कक्षा 11वीं के सभी बालकों का संग्रह सबके लिए क्या होगा? सुपरिभाषित होगा, अतः यह समुच्चय है। तो दूसरा समुच्चय आपका होगा। तीसरा आपका है कि 200 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, इसका भी संग्रह किया जा सकता है, तो इसलिए यह भी समुच्चय है। तो यहां से लिखेंगे कि 200 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं सुपरिभाषित हैं, सुपरिभाषित यानी स्पष्ट और निश्चित हैं, इसलिए आपका यह क्या है? समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी आपका समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि लेखक जो प्रेमचंद्र हैं इनके द्वारा लिखित उपन्यास जो हैं ये भी आपकी क्या है? फिक्स हैं, तो ये भी आपका एक समुच्चय है। सब तो पांचवा आपका है सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह। देखिए ये असीमित समुच्चय जरूर हो जाएगा लेकिन समुच्चय है। सभी विषम संख्याएं जो हैं वह सुपरिभाषित है। जैसे अगर पांच विषम संख्या है तो 5 परिभाषित है, सबके लिए क्या है? समान है। तो यह एक 10 विषम संख्या होगी नहीं, 11 सबके लिए है, 1001 सबके लिए समान है, 1,00,001 सबके लिए समान है। तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह एक समुच्चय होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी खिलाड़ियों का संग्रह। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ की जहां बात करता है, सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियां, विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को छांट पाना संभव नहीं है। आप जिसको छांट करके सूचीबद्ध करेंगे हो सकता है वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ना हो, तो यह समुच्चय होना संभव नहीं है। तो यहां पर आप लिख लेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी खिलाड़ियों का जो संग्रह होगा सुपरिभाषित नहीं है, अतः समुच्चय नहीं होगा। अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यह भी समुच्चय हो जाएगा क्योंकि सभी समपूर्णांकों को लिखा जा सकता है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? आपका समुच्चय हो जाएगा। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिखा जा सकता है। जैसे आप समुच्चय ए लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 100 से कम तक की सारी संख्याएं यानी 99 तक की संख्याएं लिख सकते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, अब इस अध्याय में आने वाले जो प्रश्न हैं वह भी आप क्या है? सुपरिभाषित हैं, फिक्स हैं, तो ये भी आपका इसका समुच्चय, ये समुच्चय है। अब यहां से प्रश्न संख्या 2 की बात अगर हम करें तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के अवयव, सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? लिखना है। तो अगर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न कहता है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, इसने कोई बाध्यता नहीं किया है कि इससे छोटी या इससे बड़ी। तो x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। 2 तो विषम है नहीं, तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद 4 विषम है नहीं, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसी प्रकार से चलता जाएगा कहां तक? अनंत तक। तो यह एक क्या है? रोस्टर फॉर्मेट में। दूसरे की अगर बात करें तो कहता है कि b, इसका जो दूसरा है वह कहता है b इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक क्या है? पूर्णांक है। -1/2 से
x जो है यहां पे कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखा है कि x जो है बड़ा है माइनस के 1/2 से और माइनस के 9/2 से क्या है, छोटा है। x जो है बड़ा है 1/2 से। और आपको ध्यान देने वाली बातें क्या है, यहां पे बात कर रहा है किसकी, पूर्णांक संख्या की। किसकी बात कर रहा है, पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या बटे के रूप में नहीं होती, डायरेक्ट संख्या होती है। तो ये आपका, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बदल दूं तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0.5 माइनस का, और ये बड़ा है x इससे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5, 4.5 लिख सकते हैं। तो यह कंडीशन इस प्रकार से है। अब इसके बीच की, यानी कि x जो है इसके और इसके बीच की क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसके और इसके बीच की क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इसके बीच की, इससे बड़ा, इससे जस्ट बड़ा पूर्णांक संख्या कौन होगा, 0 होगा। उससे जस्ट बड़ा पूर्णांक संख्या 1 होगा। इससे जस्ट बड़ा पूर्णांक संख्या 2 होगा। इससे जस्ट बड़ा पूर्णांक संख्या 3 होगा। इससे जस्ट बड़ा पूर्णांक संख्या 4 होगा। लेकिन 4 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये 4.5 से छोटा ही है। तो 4.5 से छोटा है, लेकिन अगली अगर पूर्णांक संख्या ले लेंगे तो 5 होगा, जो कि 5 इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दूसरे का उत्तर आ जाएगा आपका 0, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से हम दूसरे को कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा, इसमें तीसरा पार्ट कहता है क्या कि C, अब ये आपका कौन सा समुच्चय है, C है। C इज इक्वल टू x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28, 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो हमने क्या बताया, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर। तो आपका आ जाएगा अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28, 29 दिन की मात्र एक होती है कौन, फरवरी। तो एक आपका क्या आ जाएगा, फरवरी। बाकी सब कितने के होते हैं, 31 के होते हैं। तो तीसरे को आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब आपका अगला है जो प्रश्न संख्या तीसरा है। प्रश्न संख्या तीसरा भी कहता है कि समीकरण का हल रोस्टर के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। समीकरण का हल आपको रोस्टर के रूप में लिखना है। समीकरण आपका दिया है x² प्लस 5x और प्लस का 6 बराबर कितना है, 0। सबसे पहले इसको क्या करोगे, समीकरण को हल करोगे। समीकरण को हल कैसे करोगे, इसको तोड़ोगे। 3 दूना 6 होता है, तो ये आपका प्लस का है, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन लोगे तो x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन लोगे, यहां से प्लस का 2 कॉमन लोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 3 बराबर 0। यानी x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर कितना, 0। अब गुणनखंड मैं नहीं सिखाऊंगा, गुणनखंड आप 10 से करके आए हो। तो यहां से x का मान कितना आ गया, x का मान माइनस का 3 आ गया और माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया और माइनस का 2 आ गया। अब इसको अगर समुच्चय के रूप में लिख लोगे कि माना ये अगर समुच्चय a बराबर है, समुच्चय a के रूप में इसको लिखोगे तो समुच्चय a बराबर कितना हो जाएगा, यहां से माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3। ये आपका तीसरे का पहले का क्या हो जाएगा, तीसरे का पहला उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तीसरा के दूसरे की, तो तीसरा का दूसरा में जो आपका समीकरण दिया हुआ है वह दिया हुआ है x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर का 0, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको अगर हल करें तो 3 को आइए तोड़ते हैं, x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3, यहां से 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 और बराबर 0। यानी x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1 आ गई और कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसको अगर समीकरण के फॉर्मेट में लिखो, समुच्चय के फॉर्मेट में लिखो तो 1 और 3 इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले, दूसरे और तीसरे को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पर बताते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, तो कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। जिसका अगर हम पहले की बात करें तो ये दिया हुआ है, अगर इसको हम मान ले समुच्चय ये क्या है, ए।
इसको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a बराबर हम यहां लिखते हैं ना x सच दैट x, तो x सच दैट x। अब इसमें देखेंगे संबंध क्या है, तो यहां पे x जो है ना वह किसके बराबर है, ये 2 के पावर 1 करेंगे तो 2, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, 4 करेंगे तो 16, 5 करेंगे तो 32। यानी कि ये 2 के पावर के रूप में x को लिखा गया है। तो 2 के पावर n, जहां पावर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या है, तो 2 के पावर n यानी कि प्राकृतिक संख्या। जहां आपका जो n है वह कैसा बिलोंग्स करता है, छोटा है या बराबर है किससे, 5 से, छोटा है या बराबर है 5 से। और एक चीज और इसमें लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या, n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या। यानी कि जो हम लिखते थे ना कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहां पर n जो है कैसा है, प्राकृतिक संख्या है, ऊपर में n जो लगा है प्राकृतिक संख्या। तो इस प्रकार से यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसके हम दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरे पार्ट की बात करें, प्रश्न संख्या चौथा की, तो दूसरा का 1 4 9, दूसरा आपका दिया हुआ है कितना, इसमें दूसरा आपका दिया है 1 4 दिया है, 9 दिया है, और डॉट 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 कितना दिया है, 100 दिया है, ठीक है। अब अगर इसको भी हम a बराबर मान लें या a बराबर उसको माने हैं, तो इसको हम b बराबर मान लें। तो यहां से इसको हम कैसे लिखेंगे, b बराबर, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और इसी प्रकार से आगे चलता गया है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2, n की पावर 2। यहां पे उल्टा है, ये आपका 2 के पावर n है और ये n के पावर में 2 है, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग। कहां तक गया है, 10 के वर्ग तक गया है। तो जहां लिखेंगे कि जहां क्या है, n जो है कहां तक गया है, 10 तक गया है, 10 से छोटा है या बराबर है, तो 10 से छोटा है या बराबर है n। और जो आपका n है वह किससे बिलोंग्स करता है, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग्स करता है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप समुच्चय निर्माण विधि को समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 5वां कहता है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। फिर से आपको सूची रोस्टर फॉर्मेट में बनाना है। जैसे पहला कहता है x सच दैट x एक पूर्णांक है जो कि 6 से क्या है, 6 से बड़ा और 10 से क्या है, छोटा है। तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा पूर्णांक कौन है, 6 से बड़ा और 10 से छोटा पूर्णांक जो है आपका 6 से बड़ा 7 है, 8 है और 9 है। 10 को और 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 6 से बड़ा चाहिए और पूर्णांक 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो ये आपका हो जाएगा पहला। अगर हम इसकी दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका क्या कहता है, x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 30 दिन होते हैं। तो अभी हमने किया वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें आपका कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जैसे पहला आपका 30 दिन ना, फरवरी नहीं लिया जाएगा इसमें, फरवरी 28 या 29 दिन होता है, एग्जैक्ट बोल रहा है 30 दिन। तो यहां पर पहला अगर आपको हम बात करें तो पहला आपका हो जाएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद जून आता है ना, तो अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा आपका जून, फिर सितंबर, फिर क्या आ जाएगा आपका नवंबर। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो ये 4 महीने मात्र 30 दिन के होते हैं। तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं ये समुच्चय a बराबर दिया हुआ है उसमें ना, तो a बराबर जरूर लिखेंगे। अब अगले क्रम में तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा कहता है कि a बराबर कैसा है, a कहता है कि x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो j से पहले आता है, j से पहले। तो व्यंजन बोला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो जे से क्या आता है, पहले आता है। तो जे से पहले कौन आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। जे को नहीं लेंगे, जे से पहले आने वाला। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका तीसरा। तो इस तरह से आपका पांचवें तक का आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। देखिए व्यंजन बोल रहा है, मैंने डायरेक्ट इसको पूरा शुरू से लिख दिया, तो ये आपका, अब देखिए जे से पहले आने वाला व्यंजन, अब कहोगे ए है क्या? नहीं है, ए नहीं है, ए स्वर है ना। तो व्यंजन कौन सा है? बी। ए ई आई ओ यू स्वर है, तो ए बी सी डी ई तो आपका स्वर है, ए ई आई ओ यू, तो ए बी सी डी ई एफ फिर जी फिर एच, इतना ही आएगा। आई फिर से स्वर हो जा रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा, व्यंजन केवल लेना है। अब अगला आता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि एक आपका दिया हुआ है, पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर प्रश्न संख्या 6 आपको बताते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 जो है कहता है कि इसको समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में इसको क्या करना है? लिखना है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 1 2 3 4 5/6 पहले होगा, एक और छूट गया लगता है ना, 5 बटे ये क्या है? 6 है, फिर 6 बटे कितना है? 7 है। इस प्रकार से संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तक गया है, यानी ऊपर की सारी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या। नीचे की सारी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब बस संबंध आपको देखना है कि संबंध इसमें क्या है। अगर इसको आप रोस्टर फॉर्मेट में लिखते हो प्रश्न संख्या 6 को, समुच्चय ए बी नहीं दिया है, चाहो तो आप इसको ए बराबर मान सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट इसको रोस्टर समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हो। तो यहां पर लिखोगे एक्स सच दैट एक्स, क्या एक्स का संबंध क्या है? प्राकृतिक संख्या तो है, ऊपर की सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्या लिख लिया। ऊपर की जो संख्याएं हैं नीचे वाली संख्या उससे एक अधिक है, 2 से एक अधिक 3, 3 से एक अधिक 4, 4 से एक अधिक 5, 5 से एक अधिक 6, 6 से एक अधिक 7, यानी कि ये नीचे वाली जो संख्या है n से एक अधिक ही है। यानी ऊपर में अगर n है तो नीचे वाली संख्या n से एक अधिक है। जहां या तथा या और कुछ भी लिख सकते हो, जहां n जो है बिलोंग्स किससे करता है? प्राकृतिक संख्या से। n किससे बिलोंग्स करता है? प्राकृतिक संख्या से। और ये संबंध क्या है कि जो n है ना वह छोटा है या बराबर है? छोटा है या बराबर है किससे? 6 से। छोटा है या बराबर है 6 से। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 से क्या है? छोटा है। 7 से क्या है? छोटा है। n जो है 7 से कैसा है? छोटा है। तो 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो दोनों लिख सकते हो, चाहे तो अगर इसके नीचे बराबर लगाना हो तो यहां पे 6 लिख दो, अगर बराबर नहीं लगाना हो तो 7 लिख दो। ये बन करके तैयार हो जाता है आपका समुच्चय निर्माण विधि। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न आपके स से समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो में बताई गई बातें आपको कितनी समझ में आई? अगर पूरी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपकी और भी दोस्त उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।